Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of photosynthesis and its pigments. Basically हमने चैप्टर बायोजेटिक्स का स्टार्ट करना है चैप्टर 4 फेडरल बायोलॉजी पार्ट 1 से, और हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है, और कौन सी ऐसी पिगमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद हमने दो तरह के ग्राफ डिस्कस करने हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट फोटोसिंथेटिक आप कहते हैं कि इस फिनोमेनाज और मैकेनिज़म्स को डिस्कस करना है, रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है, दैन फोटो रेस्पिरेशन डिस्कस करनी है, और इसके साथ के फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें जो कि इससे एसोसिएटेड होंगी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कमिंग अप लेक्चर्स में। ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है, तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट्स पर फोकस करेंगे। एज़ द चैप्टर हैज़ बीन स्टार्टेड, सो वैसे ही हम इसको जो है कंटिन्यू भी रखेंगे इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट। हम इसमें अब देखते हैं कि जी हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस मींस हमारा डायरेक्ट, क्योंकि कॉज ऑफ कंसर्न ही फ़ोटोसिंथेसिस का है, सो हम इसी पर अपना मेन फोकस रखेंगे। और इसके अलावा इससे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसने कुछ इधर उधर की बातें की हुई हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है और फ़ोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स को होना ज़रूरी है एंड ऑल दैट। वो चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है, सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट आवर बेसिक टॉपिक दैट इज़ फ़ोटोसिंथेसिस। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज रिड्यूस्ड फॉर्म है कार्बन की, क्यों? क्योंकि CO2 होता है, ठीक है, जो कि आगे कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे इक्वेशन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि इसने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लीजिए। 12 हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि ये टोटली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी है ग्लूकोज के अंदर। सो दैट्स वाई वी से दैट कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी जाती है। वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट हम जानते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो कि किसी और चीज़ को रिड्यूस करते हैं लेकिन ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो वाटर अपने हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे दे देता है, इसको रिड्यूस कर देगा ग्लूकोज की फॉर्म में। वाटर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो बायोएनर्जेटिकली फोटोसिंथेसिस को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है, कि सनलाइट की फॉर्म में ये सारी एनर्जी स्टोर कर लेती हैं ताकि फिर दोबारा से ये प्रोसेस कंडक्ट करना पड़े तो उनको आसानी हो। नेट रिएक्शन जो हमारे पास होता है, एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। इसके अलावा वाटर ऑक्सीजन की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है और कुछ वाटर का कंटेंट भी बच जाता है। यहाँ पे हमारा जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये दो चीज़ें हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें बाय प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट अवेलेबल है, पिगमेंट्स अवेलेबल हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो वन बाय वन हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो हम चीज़ एक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट। लेकिन सनलाइट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि सनलाइट होगी तो ये जो एनर्जी का प्रोसेस है, या हम कहते हैं कि जो एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं ये कंटिन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि सनलाइट जो होती है ना, ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसकी अगर फुल रेंज की अगर आप बात करते हैं तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का स्प्रेड होकर अपने पार्टिकल्स में जो है ना कन्वर्ट हो जाना। तो लाइट जो कि आपको एक बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही है, जिसमें ये सारी पिगमेंट्स सारी वेवलेंथ्स मौजूद हैं, यानी गैमा रेज होती हैं, ठीक है, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड होती है, रेडार है, FMTV एंड ऑल दैट, यानी ये सारी हम कहते हैं कि ओवरऑल उसमें रेज होती हैं। लेकिन हमारा जो एक कंसर्न है वो 400 से 700 की रेंज है, यानी वो विजिबल लाइट है।
जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है रिक्वायर्ड होती है या ज़रूरी होती है। तो विजिबल लाइट का फ्रैक्शन बहुत स्मॉल सा होता है, 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का होता है, जो कि नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इफ़ेक्टिवनेस जो होती है ना, हर एक वेवलेंथ की ख़ास इफ़ेक्टिवनेस होती है। यानी हम ये कहते हैं कि सनलाइट में बहुत सारी रेंज, आप ये सामने देख सकते हैं कि डार्क पर्पल से शुरू होकर डार्क रेड पर जो है ना, मरून पर ये ख़त्म हो रही है, दरमियान में कितनी ज़्यादा रेंज है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि सनलाइट के अंदर जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दैट वेवलेंथ इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एब्जॉर्प्शन इन प्लांट बॉडी। यानी जाहिर सी बात है कि जो पिगमेंट जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो वर्किंग करेगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसकी अहमियत होगी, ठीक है। जैसे आपको ये सामने ग्राफ से नज़र आ रहा है एब्जॉर्प्शन का, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ब्लू रीजन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई है, और फिर उसके बाद जो है ना ये रेड जोन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई। तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेड और ब्लू लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ब्लू लाइट है, क्योंकि इसकी पीक आपको काफ़ी ऊँची और इसकी जो ग्राफ है आपको ब्रॉड नज़र आ रहा है, सो हम ये कहते हैं कि ब्लू लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि दिन के वक्त अवेलेबल होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करवाती है या उसको रन करती है, ठीक है। सो डिफरेंट वेवलेंथ जो होती हैं ये डिफरेंट तरीके से अब्जॉर्ब की जाती हैं, और हर एक की इफेक्टिवनेस उसी हवाले से होती है। अगर एक प्लांट को आप इल्यूमिनेट करते हैं लाइट से, यानी उस पर लाइट पड़ती है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए ख़ास क्वांटिटी के अंदर जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आपका, हम कहते हैं कि मेन प्लांट है, ठीक है, कि प्लांट जो होगा, अगर हम उसकी बात करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये एक प्लांट का एक लीव में शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो लीव है, लेट्स से कि अगर इसके ऊपर सारी सनलाइट पड़ रही है, तो मैक्सिमम जो है ये डाइवर्ट हो जाएगी, जस्ट 1% जो सनलाइट है वो ये अब्जॉर्ब करेगा, और वही 1% ऑफ सनलाइट ये सारी चीज़ें हैं। यानी उसके अंदर उस बीम ऑफ लाइट का जो 1% एरिया, उसमें हमने ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी में जो है ये ब्लू लाइट अब्जॉर्ब होती है, और कितनी ज़्यादा जो है इसमें वो इफ़ेक्टिव है। सो बेसिकली एक्शन और एब्जॉर्प्शन दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो ऐसा होता है कि एक चीज़ हम पहले जो है ना देखते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक ख़ास वेवलेंथ कितनी क्वांटिटी के अंदर एब्जॉर्ब हुई है। लेट्स से वो एब्जॉर्ब तो हुई है, लेकिन अब उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है। So you can say that a graph that shows the effectiveness of light absorbed in the process of photosynthesis, उसको हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। यानी ये ख़ास ग्राफ जिससे आपको ये पता चलता है कि जो एक ख़ास वेवलेंथ है लाइट की, वो कितनी अब्जॉर्ब हुई है और वो कितना इफेक्ट काज कर रही है या काम क्या कर रही है, उसको हम इफेक्टिवनेस को नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। सो ये चीज़ हम कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो चीज़ शो करती है उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो लाइट हमारी कंसर्न की है वो 430 नैनोमीटर ब्लू और रेड 670 नैनोमीटर की होती है। ये मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अगर आप इन दोनों में भी कंपैरिजन करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लू जोन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हमने जो चैप्टर 10 पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखा था, तो हमने कहा था कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि ब्लू लाइट की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ब्लू लाइट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम पिगमेंट्स पर आ जाते हैं कि पिगमेंट किस तरह से वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हमारे पास जो है ना, इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। इसका जो टोटली ऑपोजिट और काउंटर चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्शन स्पेक्ट्रम की बात की ना, तो हम इसके साथ ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि पिगमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है ना पिगमेंट्स होती हैं। सबसे ज़्यादा हमें पता है क्लोरोफिल ए वर्किंग होती है, ठीक है। उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, वो ज़्यादा वर्किंग करती है, क्योंकि सारी फोटोसिंथेसिस कर ही वही रही है। जी ग्रीन कलर शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए को। फिर बी जो है ये आपको ये ब्लू के अंदर नज़र आ रही है, और ब्लैक कैरोटीनॉइड्स। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है एक ऐसा ग्राफ जो ये शो करता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बाय पर्टिकुलर पिगमेंट, कि एक पिगमेंट जो ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी ना, उसकी एब्जॉर्प्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यानी आपको इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी पिगमेंट्स हैं
और वो किस फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जस्ट ये चीज़ पता चलती है। यानी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पिगमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और यही जो स्पेक्ट्रम है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ये कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स का, पिगमेंट्स का ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, और ये सेम पॉइंट पर तो एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं करेंगे। मेन जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी है, और कुछ कैरोटिनॉइड्स भी करते हैं। तो क्लोरोफिल ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लू रेंज 400 से 470 नैनोमीटर और ऑरेंज रेड रेंज 630 से 660 नैनोमीटर में करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैरोटिनॉइड्स की बात करती हैं तो वो 430 से जो है वो 500 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो हम यही बात करते हैं कि डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शन होती है ख़ास वेवलेंथ की, वो एक पिगमेंट करती है, और उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं, आपको ये एक चीज़ कहाँ से मिलेगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। ये एक ऐसा ग्राफ होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताएगा कि आपकी कौन सी पिगमेंट ने किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया और कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि क्लोरोफिल ए ने जो है वो तकरीबन 430 से हम कहते हैं कि 630 नैनोमीटर की रेंज को एब्जॉर्ब किया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि 430 से 630 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की है। तो मुझे यहाँ से इस ग्राफ से ये पता चल गया है कि क्लोरोफिल ए ने काम किया है, ठीक है। दूसरी बात कि इसने एब्जॉर्प्शन करना शुरू की थी। पहली एब्जॉर्प्शन की पीक इसकी बनी है तकरीबन 430 पर, और दूसरी एब्जॉर्प्शन की पीक इसकी बनती है ऑलमोस्ट 630 नैनोमीटर के ऊपर। और यहाँ से पता चल गया कि क्लोरोफिल ए इन दोनों रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि 470 नैनोमीटर पर जो है वो क्लोरोफिल बी की पीक बनती है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। और दूसरी जो है ना 470 नैनोमीटर पर क्लोरोफिल बी की जो है वो बनेगी पहली पीक, और फिर उसके बाद जो है तकरीबन 630 नैनोमीटर के ऊपर उसकी दूसरी जो है ना ब्लू पीक बन रही है। तो यहाँ से भी पता चलेगा। इसी तरह कैरोटिनॉइड्स का भी है कि वो 450 से जो है 550 की रेंज में जो है ना 430 से 500 की रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको ये बताता है कि एक ख़ास पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है और कितनी क्वांटिटी में की है, ठीक है। टाइप ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, ये चीज़ आपको पता चलती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम आपको ये बताती है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय दैट पिगमेंट, कि जो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली है वो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चीज़ पता चलती है एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड होती हैं। अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर कि ये पिगमेंट किस तरह से काम करती है। देखिए, पिगमेंट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन नेचर का मॉलिक्यूल है। पिगमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब जितनी भी वेवलेंथ है लाइट की, वो ख़ास पिगमेंट जब एब्जॉर्ब कर लेगी, ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, उसको जज्ब कर लेगी सादा अल्फाज में, तो वो डिसअपीयर हो जाएगी। और पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको वैसा कलर शो होता है। अब प्लांट आपको ग्रीन इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि इसमें रेड और ब्लू वाली वेवलेंथ सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो इसका येलो ग्रीन पार्ट होता है वेवलेंथ का, वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ज़्यादा ग्रीन पार्ट रिफ्लेक्ट करता है वो प्लांट आपको उतना ही ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है। जो येलोइश पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है वो आपको थोड़ा येलो ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। सो ये बात माइंड में रखनी है कि जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको वैसा कलर शो होता है। अब अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जब ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, तो वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अपने ऊपर पिगमेंट्स रखती हैं, जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, ये दो तरह की चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि क्लोरोफिल की जहाँ तक बात है तो ये वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ग्रीन और येलो जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करती और रिफ्लेक्ट कर देती, जैसे अभी हमने बात की है कि फिर आपको कुछ प्लांट ग्रीन और कुछ येलो ग्रीन नज़र आते हैं। दो मेजर टाइप्स हैं इसमें, क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है और ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन पिगमेंट है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म में है एक्सेप्ट रेड और ब्राउन एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। एल्गी के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे सी, डी और ई। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोरोफिल ए और बी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, और सी, डी, ई जो है ये एल्गी में होती हैं।
और बैक्टीरिया के अंदर वैसे भी ख़ास किस्म की क्लोरोफिल होती है जिसको हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। इसका मेन फ़र्क क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद है। देखिए बैक्टीरिया के केस में जो होता है ना, हमें अच्छे से पता है कि कोई ऑर्गेनेल उसमें नहीं होता क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। सो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल है वो इस तरह से डिफरेंट है कि ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड नहीं होती, ये किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होती है नियर द न्यूक्लियस रीजन। ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होती है बैक्टीरिया क्लोरोफिल, और वहीं पर इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल की क्या ख़ास बात है कि ये किसी चीज़ से अटैच नहीं होती, किसी चीज़ के साथ एम्बेडेड नहीं होती है, ये ईजिली अवेलेबल होती है साइटोप्लाज्म में, यानी ये डिस्पर्स होती है साइटोप्लाज्म में, और उसमें जब सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर तो ये फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जो है रखती है, तो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल ए और बी अभी हमने बात की है कि ये जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस पे, लेट्स से कि ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो है ये क्लोरोफिल एम्बेडेड होगी। तो ये इस तरह से एम्बेडेड होती है, लेट्स से कि ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कि हेड रीजन बाहर एक्सपोज होगा और टेल अंदर से थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाएगी। सो टेल तो इसको, ये जो टेल है एम्बेडेड करती है या इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, और हेड बाहर एक्सपोज होता है ताकि जब इस पर सनलाइट पड़े तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक हो गया जी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है, यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है कि हाइड्रोजन 72 है और ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 70 और ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, इसका फ़र्क है। तीसरी चीज़ ये है कि कैसा मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या चीज़ होती है, इसके अलावा भी मैं आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो जो सेकंड रिंग है उसकी जो पोजीशन नंबर 2 है, वहाँ पर क्लोरोफिल ए के केस में आपको मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप मिलेगा, और क्लोरोफिल बी के केस में आपको CHO यानी कि जो है एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। ठीक है, जो कुछ डिफरेंसेस हो गए। पहला डिफरेंस इनकी रेंज, दूसरा डिफरेंस इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा डिफरेंस इनका जो है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, और चौथा डिफरेंस क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी, कि क्लोरोफिल ए ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो चीफ पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है वो कहते हैं कि एक्सेसरी पिगमेंट है। तो इस तरह से 4 से 5 डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी को देख लेते हैं। क्लोरोफिल का जो एक मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर हेड मौजूद है और इसमें 2 टेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं ये 2 टेल्स होती हैं इसकी, और हेड जो है इसमें पोरफायरन रिंग होता है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम है। यानी हम इस पूरे रिंग को नाम क्या दे रहे हैं, हम इसको पोरफायरन रिंग का नाम दे रहे हैं कि ये होता है पोरफायरन रिंग। इसके सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है, और हर पोरफायरन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होते हैं जिनमें एक नाइट्रोजन। अब ये एक पायरोल रिंग हो गया, ये दूसरा पायरोल हो गया, ये तीसरा पायरोल हो गया, और ये चौथा पायरोल हो गया। यानी कि हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है ना एक ये इस तरह का मेन रिंग है जिसको हम पोरफायरन रिंग कह रहे हैं, और 4 इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे रिंग हैं जिनमें एक नाइट्रोजन है, तो पायरोल रिंग्स मौजूद होते हैं। अब जो नाइट्रोजन होता है ना, ये पायरोल रिंग का, ये इस तरह से मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्शन करता है, जो सेंटर में आपको पर्पल ये चीज़ नज़र आ रही है, इसके साथ ये इंटरेक्शन करता है और एक जो है ना कनेक्शन बना लेता है। जो मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी का भी हमने बात की है कि ए के अंदर मिथाइल ग्रुप होता है और बी के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हेड होता है वो क्लोरोफिल हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये सरफेस से एक्सपोज होता है ताकि लाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। 2 साइड चेंज होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, उसको हम टेल कहते हैं। टेल जो होती है ये फाइटोल होती है और मिथाइल एस्टर की बनी होती है। क्लोरोफिल टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं और ये एम्बेडेड होती हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ताकि इसको एंकर कर सकें मेम्ब्रेन के अंदर और इसको जो है ना अटैचमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये स्ट्रक्चर था क्लोरोफिल का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन भी नोट करवा दूँगी ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स जो है ना इसकी मल्टीपल रेंज है, यानी कैरोटीनॉइड बेसिकली टर्पेनॉइड लिपिड्स हैं। चैप्टर 2 जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टर्पीन्स जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जिसमें हमने कहा था कि टर्पेनॉइड्स में विटामिन ए भी आती है। अगर टर्पीन के यूनिट कंबाइन करें तो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बेसिकली ये बना है कि अगर 2 यूनिट कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास विटामिन ए बनती है। इसी तरह मल्टीपल यूनिट, तो टर्पेनॉइड्स में कैरोटीनॉइड्स भी हमने पढ़ी थी। तो ये येलो, ऑरेंज और रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होती हैं, ये अब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को किस रेंज में, ब्लू वॉलेट रेंज के अंदर। और ये उस टाइम
करेगा जब ये लीफ के ऊपर फॉल करेंगी। ऑब्वियसली कि कैरोटीनॉइड ज़्यादातर आपको फ्लावर फ्रूट्स में देखने में मिलती हैं। और इसके अलावा कैरोटीनॉइड जो होती है ये एक्सेसरी पिगमेंट, देखिए एक होता है चीफ पिगमेंट, अभी हमने क्लोरोफिल ए के लिए एक वर्ड यूज़ किया मैंने कि ये चीफ पिगमेंट, और इसको मैं कह रही हूँ कि ये एक्सेसरी पिगमेंट है। तो जो चीफ पिगमेंट होती है ना, लाइक क्लोरोफिल ए, यानी काम सारा चीफ पिगमेंट नहीं करना है, वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे बेसिक है, क्योंकि वर्किंग सारी वही कर है। जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं लाइक क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, तो एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब ये है कि वो इसको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, कि वो उसको हेल्प आउट कर रहा है कि वो अपना काम आसानी से कर ले, जो उसके लिए आसानी पैदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदा होता है जिसने अपना टास्क करना है, यानी एक मेन बंदा है जिसने टास्क करना है और साथ उसके 2-3 हेल्पर होते हैं जो उसको मदद करते हैं कि काम जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो जैसे एक मुहावरा होता है कि एक से भले दो, तो बिल्कुल वैसे ही बात है कि मेन जो काम है ना, जो मेन वर्किंग है क्लोरोफिल ए की होती है, और बाद में बाकी दोनों क्या हैं कि उसको मदद कर रहे होते, तो हमने एक्सेसरी कह दिया। यानी कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ, ताकि क्लोरोफिल ए जो है उस चीज़ को जो है यूटिलाइज़ करे, और यूटिलाइज़ करने के बाद जो है उसको फोटोसिंथेसिस के अंदर मतलब उस यूज़ कर लेता है। और साथ ही साथ ये क्लोरोफिल ए को एक्सेसिव लाइट से भी बचाते हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड क्योंकि डिफरेंट कलर शो करते हैं, तो ये बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पोलिनेशन हो सके फ्लावर की या सीड की डिस्पर्सल हो सके। दो तरह की कैरोटीनॉइड्स की मेजर क्लासेस हैं, वैसे तो मल्टीपल क्योंकि कलर्स हैं, लेकिन हम एक क्लास की बात कर रहे हैं। तो कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, ये दो क्लासेस आती हैं, ठीक है, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। कैरोटीन जो होती हैं ये ऑरेंज रेड पिगमेंट होती हैं, जिनमें आइसोप्रिनॉइड, अभी हमने बात किया आइसोप्रिनॉइड यूनिट है, ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी यूकैरियोट्स में मौजूद होती हैं। और बीटा कैरोटीन इसकी सबसे रिच क्वांटिटी है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वाइडर स्प्रेड क्वांटिटी है। दूसरी चीज़ जेंथोफिल जो होती हैं ये येलो कलर की होती हैं, ये भी आइसोप्रिनॉइड यूनिट से बनी होती हैं। और ल्यूटिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली हम कहते हैं कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड या वाइडली स्प्रेड जो है ना वो टाइप होती है। ये येलो कलर की होती है और ज़्यादातर ऑटम के फॉलिएज लीव्स में होती है, यानी जो फॉलिएज का मतलब है जो फॉल ऑफ होने वाले होते हैं लीव्स में होती है। सो कैरोटीनॉइड्स क्या होती हैं कि ये डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स होती हैं जो कि आपको लीफ में तो नज़र आती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सीड और फ्लावर्स के अंदर होते हैं। लीफ में तो इस वजह से हैं क्योंकि इसने एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पर क्लोरोफिल बी के साथ मिलकर लाइट को अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देना है ताकि वो वर्किंग कर सके, पहली बात। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि इसने उसकी प्रोटेक्शन भी करनी। दो क्लासेस होती हैं कैरोटीनॉइड्स और येलो जेंथोफिल। कैरोटीन्स जो हैं, कैरोटीन्स ऑरेंज रेड पिगमेंट होती हैं जो कि आइसोप्रिनाइड यूनिट से बनी होती हैं, और इनमें बीटा कैरोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है जी। जेंथोफिल येलो कलर की है, ये भी आइसोप्रिनाइड, और ल्यूटिन इसमें आती है जो कि वाइड स्प्रेड है। ये येलो कलर की होती है तो ऑटम लीव के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि यहाँ से आपको किस किस्म के जो हैं वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, वाई फोटोसिंथेसिस इज़ कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो आपको पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, और साथ इक्वेशन ये आपने कर लेनी है, ठीक है। Why photosynthesis is called redox reaction. Question number 2, what is the difference between action spectrum and absorption spectrum? Or question number 3, what is the difference between, how would you compare chlorophyll A and chlorophyll B? How would you compare chlorophyll A and chlorophyll B? ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको आता है, what is the absorption spectrum? What is absorption spectrum? यहाँ से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, what is absorption spectrum? How do absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids differ? तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी में सारे पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, राइट द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन प्लांट्स, ठीक है। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल A and B and also suggest the wavelength absorbed by them. Draw the structure of chlorophyll. Write what is chlorophyll. Write a detailed note on the structure and function of chlorophyll. ये अब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है chlorophyll. What is chlorophyll? Write a detailed note on the structure and function of chlorophyll. इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको आता है, what are accessory pigments? Give its example. How does action spectrum in photosynthesis occurs? ये क्वेश्चन है जो कि इसके साथ आते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर सारे क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। वाई फोटोसिंथेसिस इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन प्लांट्स.
what is absorption spectrum, how do absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids differ, give the chemical formula of chlorophyll A and B and also suggest the wavelength absorbed by them. What are accessory pigment, give their examples. How does action spectrum in photosynthesis takes place. What is chlorophyll, write a detailed note on the structure and function of chlorophyll. That was about today's lecture. अगर आपको मज़ीद लेक्चर चाहिए चैप्टर 4 के या किसी भी किस्म के लेक्चर के, सो यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट इन कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन मुझे कह सकते हैं. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके भी लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँ. और इस चैप्टर के आपको लेक्चर्स चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. Till the next video lecture, wish you all the very best and good luck.